अब हम आपको फॉर्मर आईएएस कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि मेरे तरफ से तो मैंने इस्तीफ़ा दे चुका हूँ 6 साल पहले। सरकार ने अभी तक वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि भाषा पर ही विवाद होता है, हर राज्य पर होता है, हर जगह पर होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तो मैंने कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स भी है, और मतलब अगर आपको बांटना है तो बांटने के लिए हज़ारों चीज़ें है ना, और साथ लेके आने के लिए एक ही चीज़ है, इंडिया। कि हम अभी बोलते हैं गोदी मीडिया या फिर मतलब इस तरीके का भाषा यूज़ करते हैं। मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार ने सही को इतना मुश्किल बनाया तो बहुत कम ही लोग वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो सही है। अच्छा, इस वक्त क्या आसान है, सत्ता के साथ रहो और राजकवि बन जाओ, है ना, वो आसान है। क्योंकि राजा के साथ तो राजकवि ही हो सकता है ना, पत्रकार तो हो नहीं सकता। 370 को के बाद आपने इस्तीफा दिया। मैं वो वक्त जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एक किस स्थिति में थे कि जब आप इस्तीफा दें या ना दें, वो वक्त क्या था और वो वक्त ने कितना आपसे वक्त लिया ये कहने के लिए कि मैं अब नहीं करूँगा? फिर एक दिन तो मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक दिन वेट किया कि एक दिन और रुकते हैं, अगर दूसरा दिन भी वही लगता है तो रूल बाय लॉ, मतलब कानून का इस्तेमाल करके राज, और रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार राज। देखिए, मोदी जी 370 हटाना चाह रहे थे, बाकी तो सारा ब्यूरोक्रेट्स ने किया ना वहाँ पे। क्या किसको अंदर करना है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद करना है, इंटरनेट बंद करना है। तो मैं थोड़ा मिक्स था, मतलब और मैं घर आया और वाइफ से फिर बात हुआ। सबसे ज़्यादा उस वक्त मुझे लगा कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इतना आउटराइट गलत हो रहा है। तो मैं सबको दे रहा था कि ये क्यों नहीं बोल रहा, कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे, ये नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहे, कोई भी कुछ कह रहे, ये तो कैसे हो सकता है रे, मतलब ऐसे। तो उसने बोला कि तू भी तो कुछ कर नहीं रहा। फिर वाइफ को भी बुरा, शी वॉज ऑलरेडी फीलिंग बैड कि ऐसे कैसे कर सकता है। तो हम दोनों ने फिर दोनों सोचा कि यार छोड़ते हैं, बोलना ज़रूरी है कि ये गलत है। ये राजनीति सिर्फ डर का है, डराने का है। तो जो कंटिन्यूअस जो चल रहा है वो सिर्फ डराने का है। ऐसा तो मैं फिर रिटायरमेंट तक वेट नहीं करूंगा कि 60 साल के बाद मैं बोलूंगा कि मतलब हाँ ये गलत था, ये सही था। लेकिन अभी कल मोहन भागवत जी का बयान है जिसमें कहा गया कि सब मुसलमानों सबको साथ लेके चलना है, तो क्या सच्चाई है, आपने किस तरह से देखा? उनका एक कंसेप्ट जो है आरएसएस का, वो हायरार्किकल है। तो मतलब सब लोग रह सकते हैं इंडिया में, पर कुछ लोग जो है आइडियल है, बाकी लोग जो है आइडियल होने का एस्पायर करो, मतलब जब आपने ये इस्तीफा दिया, इस बीच सरकार की तरफ से किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई क्या कर रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई स्वतंत्र की टीम इस वक्त पार्क में कहाँ पर है? जी हाँ, हम लोग इस वक्त मंडी हाउस में हैं और इसके पीछे होने का कारण ये है कि यहाँ से कुछ ही दूर में राजघाट है जहाँ पे गांधी जी की समाधि है और सत्य की बात होती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मंडी हाउस है जहाँ पे दूरदर्शन है, जहाँ पर लोगों को सूचना मिलती है, खबरें मिलती हैं। उससे कुछ ही दूरी चले जाएं तो वहाँ पर कर्तव्य पथ और राजपथ है। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कि ये सब बड़े बड़े शब्द हैं, सत्य, कर्तव्य, इन सब को पालन करने वाला, इनके लिए कुछ करने वाला आज के दौर में 2025 में इस युग में कोई है? जी हाँ, है। और वो हैं कानन गोपीनाथन। तो आज आप लोगों ने कहा था कि इनसे बात कराई जाए, तो इन अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए दा स्वतंत्र के लिए आए और अपने बारे में, आपके बारे में क्या बातें होंगी, जो भी बातें होंगी बहुत दिलचस्प होंगी। आइए चलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया दा स्वतंत्र में। तो सबसे पहले तो ये कि अब हम आपको फॉर्मर आईएएस कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि मेरे तरफ से तो मैंने इस्तीफ़ा दे चुका हूँ 6 साल पहले। पर सरकार के तरफ से अगर है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किए हैं और ना ही उस पर कुछ आगे कुछ कार्रवाई किया है। तो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, 6 साल हो चुका है अभी तो वैसा। तो सर, अगर शुरुआत से चलें, हर जगह की ऑडियंस नहीं होती है। पता चला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। कहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है और कहाँ से? आइए चलिए बैठते हैं। हाँ जी, तो इधर आइए।
नहीं देखिए, मैं वैसे रहता हूँ केरला से जी। मतलब मूल रूप से केरला का रहने वाला हूँ, और केरला में पहले पालक्काड और उसके बाद फिर कोट्टयम। और एक गवर्नमेंट 8th के बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल, उसमें पढ़ाई किया। और उस वक्त हाँ 10th में स्टेट का जो हमारा टेक्निकल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था जो 10वीं का, उसमें जॉइंट टॉपर रहा स्टेट का। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग किया और बीआईटी मेसरा झारखंड, उधर से 12th के बाद। और हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हाँ गोल्ड मेडलिस्ट मिला था उधर उस यूनिवर्सिटी का। पढ़ाई अच्छा लगता था, और मुझे तो बल्कि साइंटिस्ट बनने का इच्छा था, कि साइंस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर हाँ अलग रास्ता कहाँ तो लूँ चलिए मुझे। आपके रास्ते की बात करेंगे। लोग धीरे धीरे जो कुछ नहीं पहचान पा रहे होंगे अब धीरे धीरे बातों के साथ आपको पहचानने लगेंगे। पर ये केरला की ज़मीन में ऐसा क्या है कि पढ़ाई बड़ा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोग जो भी मिले हैं बहुत पढ़ने की तरफ जाते हैं, और बाकी अगर हम लोग देश देखें तो वहाँ पर बहुत पिछड़ापन है। उसका कई सारे कारण है। एक तो काफ़ी वक्त पहले से ही एक पढ़ाई को लेकर एक इंटरेस्ट था कि सब पढ़ाई करना है। और एक जो जैसे हिंदू समाज में अगर देखेंगे एक सरस्वती पूजा मतलब का एक जैसे जहाँ पे दशहरा वगैरह हम मनाते हैं, तो उस वक्त हम एक पूजा करते हैं, वो सरस्वती पूजा का वो रहता है। तो जिसमें हम किताब रखते हैं एक दिन के लिए या विद्यारंभ शुरू करते हैं। तो हर बच्चे का जो है ये रहता है कि हाँ इस तारीख को सभी लोग पूरा केरला में आ आई ई से शुरू करेंगे और साथ में। सिमिलरली क्रिश्चियन मिशनरीज उनका एक प्रभाव रहा है। सारे जितने भी अगर देखेंगे एजुकेशन को लेकर एक सिर्फ सरकार की वो नहीं है, एक समाज की ओर से एक कमिटमेंट है कि हम सबको पढ़ना है। और उस तरीके से तो इवन रिलीजियस पुश भी है, सोसाइटल पुश भी है, और साथ ही साथ जो है सरकार ने भी जो बार बार जितने भी सरकार आए, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो बेहतर स्कूलों में से एक था, पर सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 8 से 12वीं तक। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी कि इतना ज़्यादा कि अच्छा नहीं नहीं कोई प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। तो एक समूह के तौर पर एक इंटरेस्ट था इसको पढ़ाई को लेकर, और सरकार की तरफ से भी ये था कि हाँ साथ इसको करना है। तो वो एक कलेक्टिव अप्रोच है कि हाँ पढ़ाई जो है, और लड़कियां है लड़कों मतलब वो नहीं है, सब कुछ पढ़ना, तो उसमें कोई वो है नहीं, नॉन नेगोशिएबल है पढ़ाई को लेकर जो है। तो वो मुझे लगता है वो मुझे भी बहुत मदद किया है उसमें। सर कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। परिवार जैसे मेरा मतलब मेरे पापा जो है वो क्लर्क थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनका निधन 2013 में हुआ। और माँ हाउसवाइफ है, और तो वही था। और मैं इकलौता मतलब बेटा बेटी सब मिलके है ना, एक ही हूँ। और बस उस अभी मैंने शादी किया है हरियाणा से एक लड़की से, हिमानी, और मेरा एक बेटा है अभी 11 साल का है। तो माँ और हम मतलब वाइफ और बेटा जो है साथ में रहते हैं, पुणे में रहते हैं अभी। बस बहुत छोटा एक परिवार है। तो सर इंजीनियरिंग के बाद आपने बच्चों को पढ़ाया भी स्ट्रीट में, ये क्या कहानी है? नहीं वो इंजीनियरिंग के बाद इधर मोटरोला सेमीकंडक्टर्स या फ्री स्केल अभी तो खैर उसको एनएक्सपी बोलेंगे, तो फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स करके एक फॉर्म था। वो कंपनी में हम लोग जो है आईसी डिज़ाइन, जो अभी सेमीकंडक्टर का वो चलता है ना, उसका जो आईसी का डिज़ाइन हम लोग करते थे उस वक्त। और काफ़ी निश काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब माना जाता था। और उसमें वहाँ करते थे। और नोएडा आया, नोएडा में सेक्टर 15 में रहते थे, फिल्म सिटी में ऑफिस था सारे मीडिया हाउसेस के उधर ही। पर उसके ठीक उधर ही बहुत बड़ा एक ड्रेन है जो जाता है, और वो ड्रेन के दोनों तरफ जो है झुग्गियाँ हैं, आज भी है, मतलब बड़े बड़े झुग्गियाँ हैं। और जब 15 में हम रहते थे तो हम देखते थे कि मतलब वो बच्चे आते हैं कुछ कूड़ा बिनने के लिए आते थे, या फिर कुछ वैसे घूमते रहते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते थे। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है कभी सैटरडे या संडे को आके वहाँ पे उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पढ़ाने का कोशिश करते हैं। प्रयास करके एक ग्रुप का था, तो वैसे मैं उनके साथ परिचित हो गया उनके उसके साथ। और मुझे लगा कि हाँ मैं भी सैटरडे संडे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। पर वहाँ पढ़ाने लग गया तो समझ में आया, क्योंकि मैं हिंदी मतलब तो वैसे फॉर्मली सीखा नहीं हूँ उस तरीके से। जी जी। तो मतलब जैसे 12 खड़ी वगैरह बच्चे को तो फिर वो खुद सीखता था, फिर जाके पढ़ाना शुरू किया और एक अच्छा लगने लग गया उनको पढ़ाते हुए। पर एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वीकेंड पे जाके पढ़ाने से
शनिवार इतवार जाके पढ़ाने से हमें तो खुशी मिल रहा है, पर उनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अगली बार फिर से भूल जा रहे हैं। फिर कुछ हम 3 लोगों ने ये तय किया है कि मेरे साथ दर्शन और विकास है, हम तीनों ने तय किया है कि हम हर दिन पढ़ाएंगे। तो नौकरी के बाद हम तीनों कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, आ जाएंगे और झुग्गी में एक छोटा सा रेंट पे लिया एक कमरा अपने उससे, फिर हम बोलेंगे बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। ये भी नोटिस किया हमने कई बार उन बच्चों को स्कूल में डालने का, वही 50 मीटर में सरकारी स्कूल है, पर जब भी वहाँ डालते थे, क्योंकि वो झुग्गी के बच्चे थे, इनसे या फिर बर्तन मांज जाते थे या फिर झाड़ू लगवा देते थे, तो वो तीसरे दिन वो बच्चे भाग जाते थे वहाँ से। तो वो एक था कि हाँ, यहाँ का बिलोंग नहीं करते तो इस स्कूल में आप मत आइए, मतलब वो सिस्टम का भी मतलब कई बार हमें लगता है कि स्कूल में हम जाके देखते हैं कि अच्छा बेंच है, टीचर है, बिल्डिंग है, ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि मतलब वो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से, मतलब ये सब था उस स्कूल में, पर बच्चे मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको वहाँ से। तो उस वक्त कुछ डीओ से भी हमने जाके मिलने का कोशिश किया, पर कुछ हुआ नहीं, तो हमें लगा कि हमें खुद ही पढ़ाना चाहिए। और झुग्गी के अंदर गए, छोटा सा, सबसे पहली लड़ाई तो उनके पेरेंट्स से कन्विंस करना है कि पढ़ना, क्योंकि क्या है, जिनको उस दिन की रात की रोटी की टेंशन रहता है कि हमने रिक्शा चलाया, कुछ ये कर दिया आज रात को, तो सपने नहीं देखते, खुद के लिए तो नहीं देखते, बच्चों के लिए भी नहीं देखते, क्योंकि वो सपना देखना भी एक प्रिविलेज है, एक लग्जरी है कि हमारे बच्चे कुछ बनेंगे, है ना। तो जैसे मैं सोचा था कभी कि साइंटिस्ट बनना है, मतलब ये सोच कहाँ से आता है, क्योंकि आपको मिलता है कि मैं बन सकता हूँ या कुछ तो चीज़, तो सपना बच्चों के प्रति भी नहीं देखते थे हम लोग। कहीं जाके ये बोलते थे पेरेंट्स को कि आप एक दिन जो हमारे पास और कुछ मत करिए, कि एक दिन आज रात को ना सिर्फ अपने बच्चे के बारे में आधा घंटा सोचिए कि वो क्या करेंगे, मतलब आगे। तो ऐसे हमें फिर 5 परिवार से तैयार हो गया कि हाँ, हमारे साथ भेजेंगे पढ़ने के लिए डेली। फिर 6 से 9 हम लोग पढ़ाते थे, तो उनमें से कुछ बच्चे अभी फैशन डिज़ाइनर है, अकाउंटेंट है, मेडिकल, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे, वही बच्चे। अच्छा। उस वक्त 2007-8 के, तो वो बोलते हुए मुझे अभी भी मतलब मेरा ये होता है मतलब रोंगटे से ये हो जाता है, क्योंकि वो कितने टैलेंटेड, मतलब बहुत बढ़िए बच्चे थे। हमने बात किया उनसे, फिर डेली हम जाते थे, और ठंड में हम तो 4 जैकेट पहन के जाते थे, और बच्चे जो है फटे हुए कपड़े से उस ठंड में पढ़ने के लिए आते थे। हमें लगता था मतलब कि हाँ, ये बच्चे आगे जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो वो दिखा रहे थे कि हमें पढ़ना है। तो वो एक टाइम था जब मैं खुद भी पढ़ता था, फिर जाके वो और बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सीखा, कि इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि उनका अटेंशन इतना लंबे टाइम तक मिलना आसान नहीं है, मतलब। तो पर हाँ, उसके बाद मैं शायद, क्योंकि 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होने लग गया और वॉलंटियर्स आने लग गया। मैं इसमें एक सवाल पूछूंगा। मैंने सुना था कि एक बच्चे ने, किसी ने आपसे नाराज़ होकर कहा कि तुम्हें पैसा मिलता है, वो क्या किस्सा था चीज़ों का? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो वो इसलिए था कि हम पढ़ाने जाते हैं डेली, और हम क्या करते हैं, हम कभी ग्लोब खरीद लिया और बुक्स खरीद लिया, यही सब करते हैं ना, और हम खुद ही पैसा डालते थे, हम वॉलंटियर्स ही पैसा डालते, 500 रुपया था मेरे ख्याल से उस समय हम लोग डालते थे महीने का, और वहाँ जाते थे और पढ़ाते थे। तो टाइम और मनी दोनों हम, और एक दिन कि हम पर लोगों को ऐसे लग रहा है कोई एनजीओ आके पढ़ा रहा है ना, कोई एनजीओ आके कुछ कर रहा है। तो एक बच्ची थी, मतलब बहुत स्मार्ट, वो उठी और उसने पूछी कि सर, हमने सुना है कि आप तो एनजीओ वाले हैं, आपको तो बहुत पैसे मिलते हैं बाहर से, और आप हमें तो कुछ देते नहीं, ये सब पैसे के आप करते क्या है, मतलब, है ना, आप तो यहाँ पे क्या 2 किताब देख के दे रहे हो, मतलब आप लाख मिल रहा होगा तो 1000 रुपये इधर दे रहे टाइप, जो है ना। तो बच्ची है छोटी सी, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं खुद पैसा भी दे रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, 3-3 घंटे, और उसके बाद मतलब ये सुनने को मिल रहा है कि हम तो पता नहीं क्या करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मुझे तो रोना आया, मैं तो बहुत दिल से करता था, तो मुझे से रोना आया कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हो गया। तो जब तभी मैं, मेरी वाइफ जो हिमानी, उनके साथ दोस्ती मतलब शुरू, तो मैं जैसे वहाँ से निकला, बाहर निकला, और उनको पूछा, हिमानी को फ़ोन किया और बोला है कि मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना है ये, मतलब ये सुनने के लिए थोड़ी ना हम ये कर रहे हैं कि अभी इनकी वो, मतलब हम इतने एफर्ट करें, ये भी करें, वो भी करें, उसके बाद फिर उनकी वो भी सुने कि आप इसके लिए यहाँ पे। तो उसने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा है कि तुम गए क्यों थे वहाँ। तो मैंने कहा क्योंकि ज़रूरत थी, वो बच्चों का पढ़ना ज़रूरी था,
और क्योंकि वो स्कूल कुछ पढ़ा नहीं रहे थे तो हमारा जाना ज़रूरी था। मुझे लगा दोनों ज़रूरी है इसलिए गया था। तो फिर उसने पूछा है कि तो वो ज़रूरत कुछ बदला क्या अभी? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर तुम छोड़ क्यों रहे हो? तो मेरे पास जवाब नहीं था। मैं 1-2 सेकंड के लिए ऐसे, मुझे वो कॉन्वर्सेशन है। तो उसने फिर बोला है कि इसका मतलब तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया इसलिए छोड़ रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि वो बच्ची ने तुम्हारा ईगो को। मैं बोला हाँ। तो तुम गए ईगो के लिए थे? अगर तुम्हें कुछ ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ महान काम करने के लिए जा रहा हूँ, है ना, तो जब उन्होंने बोला है कि नहीं, ये करने से तुम्हारा वो महानता नहीं मिल रहा है ये तुम्हारे ऊपर सवाल उठ सकता है, तो तुम्हें लगा ज़रूरत नहीं है, फिर निकल जाओ यहाँ से। तो गया ही तुम ईगो के लिए है, ये मान लो कि अपना ईगो को वो करने के लिए गया था कि मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, और उसमें नहीं मिल रहा है, तुम छोड़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि ज़रूरत थी इसलिए गया, तो अभी ईगो हर्ट हो गया बोल के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो ज़रूरत आज भी है। तो तब मेरे लिए बहुत बड़ा एक लेसन था कि ईगो तो है, आज भी है, पर किसी और का अगर इंटरेस्ट है, किस पब्लिक इंटरेस्ट है या किसी और का भला है, तो आपका कोई हक नहीं बनता अपना ईगो को उसके ऊपर रखने का। तो आप मतलब है ना, जो इंसान को लगता है कहीं पे, मतलब मेरा ईगो हर्ट हो के मैं किसी और का भला, मैं अभी उस वक्त वो समझा कि मेरा हक नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। मतलब मुझे वो करने का हक नहीं है, वो उसका इंटरेस्ट है, जो मैं एक रूट हूँ, है ना। तो वो क्लियर हो गया। वो ब्यूरोक्रेसी में मुझे बहुत कम आया वो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट होता था, और अब किसको सर बोलना है, किसके साथ हाथ जोड़ना है, कोई जूनियर होगा, कोई दूसरा सर, मतलब ये सारी चीज़ें होंगे, पर आप बोलेंगे कि उनके इंटरेस्ट में आप कर लीजिए, है ना। और अगला दिन फिर मैं गया और बच्चे से बात किया, तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि तो जो जुगी है, जुगी के बीच में छोटा सा एक रास्ता है, उधर एक चाचा थे जो टोले टाइप ले, उसमें मतलब केला और ये सब लेके जाते थे, बिक्री सब्जी और फल का। तो मैं उससे मतलब उस लड़की से बोला कि आपने वो चाचा को देखे ना लेके जाते हैं, तो एक दिन आप जाके उनको थोड़ा हेल्प करना, मदद करना हाथ में। तो पहले दिन तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये कर रहे हैं, और दूसरा दिन करना, तीसरा दिन करना, चौथा दिन करेगा ना, तो आप उनको धक्का देने में मदद करोगे, तो उनको लगेगा ये कुछ तो कर रहे हैं, एक केला तो उठा रहे होंगे, एक सेब तो उठा रहे होंगे, है ना, क्योंकि हर दिन क्यों कर रहे हैं नहीं तो मैंने उसको यही बोला, क्योंकि एक गलती नहीं है ना तुम्हारी ना वो चाचा की, क्योंकि हमें अच्छाई की आदत नहीं है कि कोई अच्छाई कर सकता है बिना कोई मतलब का, ये हम मतलब आदत ही नहीं है। जिस चीज़ की आदत नहीं है उस पर तो हम शक तो करेंगे ही, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम यही बात सिखाने के लिए तो आए कि अच्छाई की आदत डालो, मतलब, और आप भी, और वो बच्चे ने एक्चुअली, बाकी वो सारे बच्चों ने उसके बाद कितने सारे बच्चों को वहाँ पढ़ाया, आगे बढ़ा। मैं तो निकल गया एक्चुअली, बहुत सारे और वॉलंटियर्स सिंसियरली उस पर कंटिन्यू, मेरा तो उतना ही किस्सा था, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अट्टा मार्केट में बच्चों को सिखाने के लिए गया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल हो गया था। वहाँ पे फिर मतलब हिमानी के साथ ज़्यादा साथ मिल के काम किया, और वहाँ से फिर शादी और मतलब वो तो ये अभी भी चल रहा है आप? अभी भी चल रहा है। तो हम लोग जाके कवर करेंगे, ज़रूर बात करेंगे बच्चों से। बच्चे मैंने जो पढ़ा है वो बच्चे वहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप जरूर जाइए। हाँ, जरूर जाइए। बहुत वो मुझे लगता है एक सक्सेस स्टोरी भी है, मतलब सक्सेस तो नहीं बोल सकता, वैसे तो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना ही सक्सेस था। वो स्कूल में जाके अगर वो बच्चे पढ़ पाए, मुझे लगता है वो सक्सेस था। ऐसा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जुग्गी के अंदर आपको अलग से कोई लोग आके उनको पढ़ाए, वो क्योंकि वो सरकारी तंत्र फेल हो गया इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, है ना। तो आप को बहुत अच्छे बल्कि वो बच्चे अगर होंगे तो मैं बुला भी लूँगा, तो कहीं जाएंगे। कान जी, ये बताइए, अभी हम लोगों की बात करते हुए 5, 6, 7 मिनट के करीब हो गया होगा ना, इतना हो गया है, और आप एकदम फ्लो में हिंदी बोल रहे हैं। तो ये इसका करिश्मा कहाँ से शुरुआत हुई, और इसके पीछे आपका कितना योगदान है और आपकी पत्नी का कितना योगदान है? हाँ, इसमें मैं मतलब हम लोग तो ऐसे थे कि टेक्निकल स्कूल था, वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाते थे, तो हम लोगों का, और मेरा फादर तो बहुत मुश्किल से, वो हमेशा बोलते थे कि उनको जो भी पूछा तो मैं घर जा रहा हूँ ऐसे बोलते थे, बोला मैं मर गया ऐसे बोलते थे, मतलब वो उनके लिए हिंदी उतना ही था, ऐसे इस तरीके की हिंदी बोलते थे। और वहाँ से पर पढ़ाई करने आया झारखंड में, पर लैंग्वेज को लेकर थोड़ा ही मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, तो झारखंड आया तो बीआईटी मेसरा रांची, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हिंदी और बाहर निकल के लोगों से बात करने लग गया, और
वो जारी रहा। क्योंकि बातचीत और लोगों में इंटरेस्ट है कि उनकी कहानियों में इंटरेस्ट है, उनके वो क्या कर रहे हैं। तो हम बाहर भी निकलते थे, घूमते थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ कैंपस के अंदर ही रहते थे। तो वहाँ से हिंदी का वो किया मतलब, और मतलब क्योंकि हिंदी ठीक था, मुझे लगता है वो भी एक रीज़न था हिमानी मतलब भी साथ बात करने का। अभी वो क्या करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं मतलब, क्योंकि जैसे अभी मैं बोलूँगा कि मेरा लालच नहीं मेरी लालच बोलूँगा तो वो तुरंत बोल मतलब मेरा होता है मतलब मेरी नहीं होता मतलब। तो और हर मतलब वो उसको जब छेड़ना होता है तो कभी तो वो बोलते हैं कि वो तुम्हें करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा हिंदी है। मतलब सबका अपने अपनी भाषाएं रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम वो वैसे ही बोलना है। आप जब तक आप अपनी दिल से बात कर रहे हैं और सामने वाला वो समझ पा रहा है, तो वो भाषा वही है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक कनेक्ट करने के लिए ना, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बनाने के लिए। तो वो आप छोड़ पा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो काफ़ी है। फिर जब उसको मजाक उड़ाना है तो वो मजाक उड़ा लेती है। मैं ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि भाषा पर ही विवाद होता है, हर राज्य पर होता है, हर जगह पर होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तो मैंने कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स भी है, और कहीं तो एक समझना है कि भाषा जो है इमोशन, बहुत ज़्यादा एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। और जब जैसे एक किस किस चीज़ के लिए आप भाषा यूज़ करते हैं, एक तो अपना मातृभाषा जो आपकी इमोशन के है ना, जो भाषा है, आपको गुस्सा आता है, आपको प्यार आता है, आपको रोना आता है, तो आप अपनी जो मातृभाषा में उसमें जाते हैं। और दूसरा जो भाषा है वो आपकी एस्पिरेशन की भाषा है, मतलब कहीं पे आपको नौकरी करना है, साइंस मतलब कुछ पढ़ना है ना, तो वो है। और तीसरा जो है प्रशासनिक तौर पर, मतलब प्रशासन आपको क्या वो करते हैं। तो दो चीज़ में क्लियर है कि जैसे मातृभाषा अपना अलग अलग है लोग जगह पे, जैसे हिंदी, इधर हिंदी में बिहार था जब पहले, जो ठेठी जो बोलते हैं वह, वो थोड़ा इनिशियली जो है समझना मुश्किल है, एकदम से समझना। फिर एक थोड़ा वक्त के बाद तो बिल्कुल समझ में आने लग जाता है, पर वो भी मतलब अलग अलग अपने उसमें ही बोलेंगे। तो अपने मातृभाषा में होता है। एस्पिरेशन की भाषा तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लिश, क्योंकि मान लीजिए आपको जानना है आज एआई में क्या हो रहा है, तो आप चाहे मलयालम में करो, कन्नड़ा में करो, तमिल में करो, हिंदी में करो, आपको नहीं मिलेगा उसकी जानकारी। आपको जानकारी सीखने के लिए इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा, कि सारे पेपर्स जो पब्लिश हो रहा है, सारे रिसर्च जो हो रहा है, मतलब पूरा दुनिया की एक वो हो गए। तो इंग्लिश जो है एस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी जो नौकरी, शिक्षा, ये सब की एक भाषा। तीसरा जो है प्रशासन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको कौन सी भाषा आपको वो करते हैं, तो वो उसी पे जो है पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दोनों तो क्या होगा, जैसे कर्नाटक है तो वहाँ पे लोग आके रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या हो जाता है, अच्छा ऊपर आपने हिंदी लिखा है कि तीसरे पे हिंदी लिखा है, ठीक, वो फिर एक लगता है कि नहीं, ये तो हमारा राज्य है, यहाँ तो कन्नड़ा होना चाहिए, या फिर तमिल होना चाहिए, या फिर जो भी मराठी होना चाहिए। और फिर वहाँ से वो फीलिंग आता है। और दूसरी बात, जैसे मैं एक उसके साथ जाता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारी भाषा से वो चल जाना चाहिए। वो मुझे लगता है कि थोड़ा, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जैसे झारखंड आया, तो मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता है कि कोई मेरा भाषा सीखे, है ना। तो मेरी तरफ से ये प्रयत्न होना चाहिए कि मैं वहाँ जो लोकल भाषा है, वो शायद 2 शब्द ही सही, क्योंकि रेस्पेक्ट की बात है कि अगर 2 या 4 लाइन आप अपना लोकल वहाँ के जो भाषा में अगर बोल दो, तो उससे एक कनेक्ट मिल जाता है, एक ज़रिया है आपको लोकल पॉपुलेशन के साथ एक कनेक्ट बनाने का। तो मैं अपने तरफ से तो मैं मराठी भी सीख रहा हूँ, मिज़ो भी सीखा, तो जहाँ पे भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब भाषा आपको सीखना है, पर जिस ज़मीन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वहाँ का 2-4 लाइन सीखने में, या फिर उस भाषा को रेस्पेक्ट करना, मुझे लगता है कि एक अपने पर्सनल उसका। अब किसी के ऊपर भाषा थोपना भी जो है उतना ही वो है कि आप नहीं बोलेंगे तो हम पीटेंगे, वो तो फिर होलिगनिज्म हो गया है कि आप ये भाषा नहीं बोलेंगे तो हम ये करेंगे, वो भाषा नहीं बोलेंगे तो वो करेंगे। बट ये दोनों साथ में है। एक रेस्पेक्ट के लिए मुझे लगता है कि वो और उतना ही मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट भी करता है, वो तो उसका ही उम्मीद है।
कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आके या कन्नड़ा या तमिल या फिर कुछ पूरा सीखे और उसके बाद वो बात करे। जैसे मैं हिंदी टूटी फूटी भी बोल रहा हूँ तो सुन रहे हैं ना तो लोग नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। नहीं मतलब फिर बात तो हो जी, पा रहा जी। है। तो वही लोगों की भी वहाँ स्थानीय मतलब जो है, जब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं अभी, तो वहाँ मतलब जैसे मराठी को लेकर तो हम सीख रहे हैं कि बात कैसे करना है, अगर क्या चीज़ें हैं जो रेगुलरली यूज़ करने वाले जो चीज़ें हैं वो मराठी में कैसे बात कर सकते हैं। तो वो तो सीखना मुझे लगता है अच्छी बात है। तभी तो वो कहते थे ना कि बगीचा में 15 की तरह फूल होना चाहिए तब जाके वो चीज़ जो डाइवर्सिटी वाली जो पार्ट है, वो डाइवर्सिटी तभी ना आएगा जब हम दूसरे को टॉलरेट करना नहीं है, एक दूसरे को एंगेज करना। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मराठी अगर आप जब सीखते हैं तो अमृत है, अमृत को पेरू बोलते हैं और पूरा साउथ में अमृत को पेरा क्या बोलते हैं, पेरा मतलब पेरा और पेरू मतलब वो कनेक्ट आपको जब आप लैंग्वेज एक्सप्लोर करते हैं ना आपको समझ में आता है कितना इंटरकनेक्टेड है। मतलब मिज़ो में पखत बोलते हैं एक को, तिब्बतन में भी पखत बोलते हैं एक को, तिब्बतन इन द सेंस मतलब लद्दाखी में, लद्दाखी कहाँ और क्योंकि वो एक ही रूट का है, तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज रूट का है। पर अब जब लैंग्वेज एक्सप्लोर करते हैं तब को कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड है कि एक दूसरे के साथ ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ना। मराठी सीख रहे हैं तो अभी बहुत मराठी में जैसे आई माँ को और भगवान को तू करके बुलाते हैं, क्योंकि क्या है भगवान और आई मतलब माँ बहुत करीब है आपका, तो आप नहीं कहते, ठीक है, तू कहते हैं क्योंकि आपका खुद का है ना, उतना पास है। तो मतलब ये अब लैंग्वेज सीखते तो कितना एक कंसेप्ट है, मतलब कितनी बड़ी सोच है उस लैंग्वेज के पीछे उसको एक्सप्लोर करते हुए। तो ये मुझे दिलचस्पी भी है। पर हाँ ये मेरा मानना है कि रेस्पेक्ट के तौर पर अगर जहाँ हम जाते हैं वहाँ का लैंग्वेज सीखे वो है, और उसके बाद फिर वो उसको काउंटर वो नहीं करते तो फिर उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए देखिए इंडिया में कॉन्ट्रडिक्शंस इतना है। मतलब अगर आपको बांटना है तो बांटने के लिए हज़ारों चीज़ें है ना, और साथ लेके आने के लिए एक ही चीज़ है इंडिया, है ना। बांटने का तो कितने हैं, आप जिस मर्जी पे बांट दो, भाषा पे बांटो, धर्म पे बांटो, जात पे बांटो, भाषा के अंदर भी डायलेक्ट पे बांटो, मतलब किसी भी चीज़ पे बांटो, साथ मिलने का एक ही चीज़ है, वो हमारा देश है ना, वो साथ लेके आने के लिए। तो वो जो इज्जत है एक दूसरे को जो देने का है, वो मुझे लगता है वो यूनिफाइंग चीज़ होनी चाहिए, एक साथ लेके आने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इसी देश में हज़ारों लोग उस नौकरी उस चीज़ की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं जो आईएएस आपने किया। तो आपकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कब सोचा कि आपने ये करेंगे? और मेरा कोई सपना नहीं था जैसे लाल बत्ती गाड़ी और ये सब। जैसे मैंने कहा मोटरोला उधर काम कर रहा था, बल्कि जिस दिन मैं आईआईटी दिल्ली में लिखा भी था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ कुछ उस टेक्नोलॉजी में। तो बट जैसे मैंने कहा हिमानी के साथ अट्टा मार्केट में हमने काम करना शुरू किया, पर वहाँ पे हमने जो देखा कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे क्या आते हैं कि भैया दीदी को फूल दे दो 10 रुपये, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग वो बच्चों को सबको बुलाते थे कि क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं आप, पढ़ाई मतलब थोड़ा आधे घंटे 1 घंटा थोड़ा इंगेज करके शुरू करते थे। पर हमें रियलाइज़ हुआ कि एक हफ्ते वो इधर आते हैं, अगले हफ्ते वो गाज़ियाबाद जाते हैं, फिर वो गुड़गांव जाते हैं, हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना ही, हम फिर उनके घर जाने का कोशिश किया। वो तो थोड़ा सा मतलब सेटबैक हो गया। मतलब हम जो करना, जुग्गी का तो बहुत अच्छे से चला क्योंकि वो स्थायी रूप है और ऑल वॉलंटियर्स थे बहुत ज़्यादा कमिटेड, उन्होंने आगे लेके। यहाँ पे हमने शुरू किया था अलग से भी, पर यहाँ पे थोड़ा सेटबैक लगा तो हम उसी दौरान हमने शादी भी कर ली। और तो हिमानी का ये था कि हमें सिस्टम के अंदर जाके, ये जो हम प्राइवेट नौकरी करके फिर ये कर रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा, इससे बेहतर है कि हम सिस्टम के अंदर जाते हैं और कुछ करते हैं। तो फिर उन्होंने यूपीएससी कोचिंग के लिए कहीं पे गया और मुझे लगा तभी शादी हुआ है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो मैं ऐसे ही बोल के गया कि चलो डेटिंग ही कर लेंगे उसके अंदर ना। तो कोचिंग के लिए गए, वहाँ तो मतलब मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं पढ़ाई को सीरियसली लिया, उसने डेटिंग को सीरियसली लिया। तो मेरा ये क्लियर हो गया, प्री क्लियर हो गया, नौकरी करते करते ही तो प्री क्लियर हो गया। फिर मेंस नहीं क्लियर हुआ, तो जब मेंस नहीं क्लियर हुआ तो फिर उसने कहा कि एक काम करो तुम, मतलब एक, क्योंकि जॉब भी बहुत डिमांडिंग था, तो आप छोड़ दो और उसके बाद आप तैयारी करो।
तो वो 2011 की जो था, मुझे याद है अप्रैल में या कुछ छोड़ा था, और 2011 में ही फिर पढ़ाई शुरू किया और फिर क्लियर हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर आईएएस में आया। तो वो ये क्लियर था कि हम आईएएस नहीं बनना चाह रहे थे। ये नहीं था कि आईएएस बनना सपना था। आईएएस बन के क्या करना है ना। आईएएस तो एक ज़रिया है कुछ करने के लिए, तो वो करना क्या है वो था कि मतलब मेरा बहुत क्लियर कट बोलूँ तो मैं जो समझता हूँ कि सरकार का काम जो है एक ही है, सही को आसान करना, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं है। जैसे सही को आसान करना, वो हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंसान सही गलत के बीच में नहीं चुनते। इंसान जो है आसान और मुश्किल के बीच में चुनता है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको रॉन्ग साइड जाना है, पर 100 मीटर ही जाना है, आगे एक दुकान है, ठीक है, और दूसरी जो है आपको करीबन आधा किलोमीटर यू टर्न लेके फिर जाना है, तो अब क्या करोगे? रॉन्ग साइड जाएंगे ना, कि वहाँ पे आपने सही और गलत सोचा कि आसान और मुश्किल सोचा, आसान और मुश्किल ना। तो आप निर्णय किस बात पे लेता है? निर्णय लेता है आसान क्या है, मुश्किल क्या है, ठीक है। सही आसान है तो सही कर लेंगे, मुश्किल आसान है तो मतलब गलत आसान है तो गलत कर लेंगे, है ना। तो मैं इसके बारे में सोचता था, मतलब इस तरीके से। तो सरकार का मतलब, या फिर जो सिस्टम है, स्टेट है, ये सब का क्या करना चाहिए कि जो सही है उसको अगर आप आसान करो तो जनता फिर खुद ही उसे, तो वो किसी भी बात पे कर सकते हैं। मान लो जर्नलिज्म पे करते हैं, अगर जर्नलिज्म पे सही क्या है, वो निर्भय होके, निडर होके जो सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, राजा के वगैरह टाइम पे, जवाब तो मैंने दे ही दिया, पर राजा वगैरह उस सब टाइम पे हम प्रजा हुआ करते थे, है ना, और बाकी सारे प्रोफेशन नौकरियाँ होते थे, एक नौकरी नहीं होते थे उस वक्त। कौन सी नौकरी थी? बताइए, आप ही बताइए। हैं? पत्रकार की। मतलब राजकवि हुआ करते थे, ठीक है, या मान लीजिए विदूषक हुआ करते थे, पर पत्रकार मतलब आर्मी होता था, डॉक्टर, चिकित्सक होता था, शिक्षक होते थे, सब कुछ होते थे, फार्म होते थे, जो आप बोले आज ना, गाड़ी चलाने वाले होते थे, सब कुछ होते थे, पर पत्रकार नहीं होते थे। हम कभी सुने कि इस राजा के ये पत्रकार बहुत नहीं, कभी लोग राज के वो लिखते थे, है ना। क्यों? क्योंकि पत्रकार तब आए जब सवाल पूछने का, एक तो आप प्रिंटिंग प्रेस के साथ भी अगर फॉर्मल प्रेस को जोड़ना है तो कर सकते हैं कि कब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ, पर उससे ज़्यादा मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ कि एक सोसाइटी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जब सत्ता से सवाल पूछने के लिए, जनता के सवाल सत्ता तक रखने के लिए, और जो हो रहा है उसको जनता तक, ये दोनों चीज़ जब हुआ तब जाके एक पत्रकार जैसे एक, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो पत्रकार मैं समझता हूँ कि सरकार से सवाल पूछना, क्रिटिक, मतलब वो करना जरूरी है। तो निडर होकर, निर्भय, उसका पूछना काम है। अब मैं सरकार में हूँ तो मैं दो तरीके से इसको देख सकता हूँ। उसको मैं मुश्किल कर सकता हूँ, जो ऐसे करता है तो उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, उनकी मान लीजिए छोटा अगर ज़िले में आपका है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर मैं अगला वो कर दूंगा, या फिर जो जो मुझे करना है। तो मैं अगर सही को मुश्किल कर दिया तो वो क्या करेंगे? वो आगे आपसे बोलेंगे कि आप जो बोले हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको जो चाहिए हम लिख देंगे। तो क्या है? गलत। वो नहीं चुन रहा कि हम अभी बोलते हैं गोदी मीडिया, या फिर मतलब इस तरीके का भाषा यूज़ करते हैं। मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा जो समझ ये है कि क्योंकि सरकार ने सही को इतना मुश्किल बनाया तो बहुत कम ही लोग वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वो सही है। मुश्किल रास्ता चुनने के लिए बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि वो आसानी नहीं किया ना, वो इतना ज़्यादा मुश्किल किया, क्योंकि आपके ऊपर फिर ये तो है कि आपकी जीना मतलब फिनेंशियली मुश्किल कर देंगे, उसके ज़्यादा आपके ऊपर और भी मतलब रेड है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। तो जनता क्या है, अच्छा इस वक्त क्या आसान है? सत्ता के साथ रहो और राजकवि बन जाओ, है ना, वो आसान है, क्योंकि राजा के साथ तो राजकवि हो सकता है ना, पत्रकार तो हो नहीं सकता। तो वो राजकवि वाला रूट अपनाते। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि एक तो सरकार में रहते हुए सरकार का ये है कि जनता जो चाहता है, जो भी सरकार, जनता का भला करना नहीं है, मतलब आई डोंट कंसिडर इट दैट वे। जनता जो अपना भला करना चाहता है खुद का, उसमें हम उनका साथ दें,
कि ये क्लैरिटी था। तो वो जो एजेंसी जो है व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, वो क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए वो पैसा बनाना चाहते हैं बिजनेस करके, तो उसमें साथ दे। मान लीजिए वो पत्रकारिता करना चाहते हैं एकदम बेबाक, उनको साथ दे। जो पढ़ के कुछ साइंस करना चाहते उनको साथ दे। जो फार्म करना चाहते हैं उनको साथ, जो वो करना चाहते हैं, है ना, उसका हम किस तरीके से वो उनका लाइफ आसान बनाए, उनको हम पंख दे सकते हैं, उनको हम मतलब सपोर्ट दे सकते हैं, वो मैं समझता था कि मतलब मेरा वो है। तो उसके लिए क्योंकि वो बच्चों का क्या था, बच्चे जो है हम चाहते हैं कि जो उनके सपना देखे और जो वहाँ पे आगे बढ़ना है, बढ़ पाए, वो बढ़े। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ ये एक ज़रिया हो सकता है बहुत। तो फिर ऑफ कोर्स ये इसमें आपका आया। जो ये ब्यूरोक्रेसी का पीरियड था, इसमें आपने कितने मुश्किल को आसान किया, कुछ है आपके पास? बहुत था, मतलब ऐसे तो कहानियाँ बहुत है। हाँ, फिर भी अ, कुछ। मुश्किल को आसान किया उससे उस तरीके मतलब मैं बताता हूँ। जैसे कहीं एक जगह था, बहुत सारे हिस्से हैं, बट क्योंकि एक फ्रेमवर्क था तो मेरा बहुत क्लियर था कि दिस इज़ हाउ। तो अ, अ, एक जगह था जहाँ पे कई सारे एमएलए, मतलब आई डोंट वांट टू डे, मतलब तो कई सारे एमएलए थे और एमएलए के फंड होता था। और क्या होता था कि मान लीजिए छोटा कुछ काम कर लिया और उसका बड़ा इन्फ्लेटेड बिल आता था और उसको वो करना होता था। तो ऐसे कलेक्टर आप क्या करेंगे कि अब बोलेंगे कि नहीं इंस्पेक्शन कर लो और उसके बाद सही नहीं है तो आप पास नहीं करेगा ये वो। तो स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे किया, मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। फिर जब वो सब फिर एक साथ हो गए, फिर लगा कि ये तो हम अननेसेसरली आप जो है हमारी उसके अंदर वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो कन्फ्रंटेशन वाला तरीका है वो सही नहीं है, मुझे कुछ और ये जो आसान वाली चीज़ करना चाहिए। तो मैंने इसका ये किया था कि जितने भी, मान लीजिए हम अभी यहाँ बैठे हैं, तो अपनी साइट में जाइए, या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जिले का जो साइट है उसमें जाइए और अपनी जगह डाल दिए मंडी हाउस। तो मंडी हाउस में जितना अभी तक यहाँ का एमपी और एमएलए ने जितने मतलब मान लो पिछला 30 साल से क्या क्या काम किया, आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा। और फोटो के साथ, हम नहीं रोक रहे कोई भी चीज़, जो काम आपको मतलब करना चाहते करें, पर जनता वो देख सकते हैं। तो जनता जैसे ही देखने लग गया, मान लीजिए 15 लाख 25 लाख में आपने 2 स्टेप बनाया, बस एक दो बना, पर वो दिख रहा है अभी, ठीक है। तो मेरा गांव, मैं यहाँ रहता हूँ, मान लीजिए मैं कोई मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का गांव से आता हूँ, तो मैं अपना गांव डाल दिया और कुछ नहीं देखना, तो आ जाएगा कि पिछला 20 साल में इस गांव में 2 काम हुए हैं और ये 2 काम है और इस पर इतना खर्च हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, तुरंत वो सवाल उठने लग गया, ठीक है। जब सवाल उठने लग गया तो वही जो लोग जो पहले बोल रहे थे कि आप ये ना काम करें, वही लोग आके मुझे बोला है कि इसका क्वालिटी जो इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप जो है, क्योंकि पहले मैं यही कर रहा था, पर मैं अपने तरफ से कर रहा था, पर जब उसको मतलब ये जो है ना, उनका क्या था एक्चुअली, एमएलए लैड की जो भी फंड है, जो भी जाता है, वो एक पब्लिसिटी उसके लिए जा रहा था। अच्छा क्वालिटी नहीं होगा तो लोगों तक पहुँच आसान, मतलब लोग उसको वो नहीं कर, पर जब वो चीज़ें लोगों तक पहुँचना शुरू कर दिया, मतलब ट्रांसपेरेंट होकर पहुँचने लग गया, तो एक सही काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया पूरा उसके लिए। एक सिंपल, तो ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता जिस कहते हैं, वो कंसिस्टेंटली आप अप्लाई कर सकते हैं कि गवर्नेंस में चेंज के लिए एक जो है डिमांड चाहिए। तो मैं कुछ जाके अंदर से कुछ बदल नहीं सकता हूँ, एक चाहिए कि जनता से कंसिस्टेंट डिमांड चाहिए। दूसरा जो है, हम क्या कर सकते हैं, सरकार जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा डिमांड आ सकता है ना। तो जितना पारदर्शिता अपना उसमें कर सकते हो, तो हर जगह करने की कोशिश किया। ये तो एक चीज़ कह रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब हमने सारे ये मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही, मतलब गैस का था, बहुत बड़ा करप्शन का इशू था, उस पर जिस जो काम किया, मतलब ओके विल गो इनटू सो मेनी ऑफ दोस इंसिडेंट्स, मतलब मुझे याद मतलब फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो जाएगा वो। हाँ। सर बताइए कि ये अब लोग 370 को के बाद आपने इस्तीफ़ा दिया, मैं वो वक्त जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एक किस स्थिति में थे कि जब आप इस्तीफ़ा दें या ना दें, परिवार था, सब था, इतनी बड़ी पोस्ट थी, सब कुछ था, एक आराम की ज़िंदगी थी, सब कुछ होने के बाद वो वक्त क्या था और वो वक्त ने कितना आपसे वक्त लिया ये कहने के लिए कि मैं अब नहीं करूँगा? वो क्या था, अराउंड 19 के टाइम, मतलब जो है ना, एक मेरा समझ जो आया था ये था कि गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी सिटीज़न, मतलब एक लोकतंत्र और नागरिक वाला जो कंसेप्ट है कि
हम जो है अच्छे सर्विस देंगे, तुम लोग अच्छा प्रजा बनो, मतलब तो नागरिक से वापस एक प्रजा। अभी हम जैसे देखे कल, है ना, कुछ लोग पोल्यूशन पे सवाल, यही पास इतनी बेसिक चीज़ें पे अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो बैठ के सुनना नहीं चाहिए। वो जो मिनिस्टर्स थे यहाँ के या सेंट्रल के, वहाँ गए जाए, वो सब लोगों से मिले, बात करे, यही तो होना चाहिए ना, है ना। मतलब या पुलिस को से उनको उठा के वहाँ से करना, ये क्या तरीका होता है? वो कौन सा चीज़ मांग रहा है ऐसे कि मतलब जिसके लिए आपके उनके ऊपर आपत्ति होना चाहिए, है ना। बेसिक चीज़ है ना। एक हम क्या करते थे, प्रोटेस्ट होते थे तो लोग आते थे, मिलते थे, 5 लोग किसी को बुला लेते थे कि हाँ आइए हम बात करेंगे, यही तो होते थे ना। ये उसकी जगह पे हम करेंगे, जो करना है, तुम लोग चुप रहो, एक एटीट्यूड तो चेंज उसके। और मैं इस बात को अपने ही लेवल पे तो जिले में तो लड़ता था, तो कोई सवाल पूछता था तो उसको सीधा यही डायरेक्शन आ जाता था कि अच्छा उसका देख लो, उसका घर जो है छज्जा बाहर है कि नहीं, उसका दुकान कहीं है कि नहीं, उसने कौन सी रूल तोड़ा है। अभी बुलडोज़र वाला जो है ना, वो काफ़ी पहले का है। योगी तो उसको बाद में मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल किया, उससे पहले ही उसका चल रहा था। तो मैं उसको बोलता था कि मैं, मतलब मेरा ये क्लियर होता था कि मैं नहीं करूँगा, ये नहीं हो सकता, ये उनका हक है, ठीक है। एक तो सवाल पूछने का भी हक है। दो डिफरेंस होते हैं, एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक रूल बाय लॉ होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब मान लीजिए 100 चीज़ें आपकी गलत है, तो आप वो 100 चीज़ों को साफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जुगी है, इंक्रोचमेंट है, ठीक है, तो इंक्रोचमेंट है तो 100 इंक्रोचमेंट है तो 100 के 100 आप करेंगे और उसके बाद बोलेंगे जो करना। रूल बाय लॉ मतलब आपका 100 इंक्रोचमेंट है पर बाकी सब चुप है, एक ने आके बोल दिया है कि आपने कुछ गलत किया, तो सरकार सोचेंगे अच्छा इसको कैसे ठीक किया जाए। तो कानून तो सही कह रहा है, उसका इंक्रोचमेंट है, ठीक है। बाकी 99 है जो भी इंक्रोचमेंट है, पर उसको मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे ऊपर है ना, उसको करना है कि नहीं। पर वही कानून इस्तेमाल करके मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो रूल बाय लॉ मतलब कानून का इस्तेमाल करके राज, और रूल ऑफ लॉ कानून के अनुसार राज, ठीक है। जो ये फ़र्क है। इस्तेमाल मतलब फिर कानून एक टूल हो गया जिसको यूज़ करके आप जिसको जो करवाना है करवा सकते हैं, है ना। अनुसार मतलब कानून आपसे ऊपर है, आपकी कोई टूल नहीं है जिसको आप यूज़ करके इसको अंदर कर दो, उसके ये कर दो, इसके ये कर दो बोलने के लिए, है ना। तो ये फ़र्क है कि कानून के अनुसार हो रहा है या कानून के इस्तेमाल करके हो रहा है, ये बेसिक फ़र्क है अब गवर्नेंस में। तो ये अगस्त 5 को बल्कि ऐसा था कि हमारा जो हेड है, पॉलिटिकल हेड है, तो उन्होंने बुलाया और बिठाया और बोला है कि कनन लड्डू खाओ, देखो 370 हट गया और ये वो खुशी का माहौल है। और टीवी पे चल रहा है कि सिर्फ क्या बोलते हैं, पहला दिन जो है प्रिपरेशन का चल रहा था ना, उसी दिन रात को हमारी ग्रुप्स में भी, जो IAS के ग्रुप्स में भी थे हमारे बैचमेट्स वगैरह, बोला कि आज 12 बजे से हम लोग ऑनलाइन नहीं रहेंगे, यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है ये वो। तो अगला दिन इन्होंने बोला और मुझे ये भी कहा कि कनन तुम तो बहुत अच्छा मतलब ऑफिसर, वो रहा है हमेशा, तो उन्होंने हमेशा वो रेस्पेक्ट दिया है, तो बोला है कि बहुत अच्छा ऑफिसर हो। पर एक चीज़ जो है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम होते यहाँ पे, देखिए मोदी जी 370 हटाना चाह रहे थे, बाकी तो सारा ब्यूरोक्रेट्स ने किया ना वहाँ पे। क्या किसको अंदर करना है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद करना है, इंटरनेट बंद करना है, फ़ोन बंद करना है, एक दूसरे से बात नहीं हो सकता, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे किया, सारे लीडर्स को मतलब हाउस अरेस्ट करना है, ये सारे काम जो है उन्होंने किया। और तुम होते तो तुम बोलते कि तो मैंने उनसे पहले कुछ दिन पहले ही बहस हुआ था कि संविधान है, नागरिक का अधिकार है, ये बहस हो चुका था। तो बोले तुम तो बोलते कि हाँ संविधान है, ये तो नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट है ये वो। ऐसे नहीं चलता कन्नन, ये बात तुम्हें समझना है कि तुम ब्यूरोक्रेट हो, और ब्यूरोक्रेट का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, उनका विल एग्जीक्यूट करना, ठीक है। वो जो चाहता है उसका वो करना, वो तुम्हारा काम है। ये नहीं है कि ये संविधान है ये वो है करके वो। तो थोड़ा सा पर उन्होंने मुझे उसी दिन कुछ स्मार्ट सिटी का चार्जेस और अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी चार्ज और ये सब भी एडिशनल दे रहे थे। तो मैं थोड़ा मिक्स था मतलब। और मैं घर आया और वाइफ से फिर बात हुआ, तो वाइफ ने सीधा मतलब, तो उन्होंने तो ऐसे पूछा कि उसके लिए मैं स्टेट हूँ, है ना। तो बोला कि ऐसे तुम लोग सबको अंदर डाल सकते हो क्या, मतलब किसी को भी, मतलब कुछ गलत किया हो नहीं किया हो, तुम लोग किसी को भी अंदर डाल सकते हो। तो मैंने बोला देखो डाल तो सकते ही हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से हर सरकार भी चाहते हैं कि सबको डाल ही दे, क्योंकि कौन झंझट है ये सब मतलब करेगा। पर स्टेट जो है सिर्फ सरकार से नहीं बनता, आपका जुडिशरी है, आपकी मीडिया है, आपकी सिविल सोसाइटी है,
ओपोजिशन पार्टीज़ है, इतनी बड़ी एक स्पेस है, सब मिल के स्टेट बनता है। तो मान लो स्टेट वो करना सरकार वो करना चाहते हैं, आप देखना अभी आजकल में ही इतना ज़्यादा ये मतलब 1-2 दिन में इनको ये सब वापस करना पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, प्रिवेंशन के लिए कर रहे होंगे तो ठीक है, पर अगला दिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जाके कुछ तो एफिडेविट दिया चेयरमैन ने कि हमारे ऊपर काफ़ी सारे पाबंदियाँ लगाए थे मीडिया के ऊपर कि आप किस तरीके की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके का नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत खतरनाक है। हम मिज़ोरम में देख चुके थे कि 65 to 85 जब ऐसे था कि वहाँ पे क्या हुआ वो पूरा भारत में पता नहीं है किसी को कि क्या 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 हुआ है। तो वो मैंने देखा था कि जब मीडिया ध्यान नहीं देते तो क्या चीज़ें हो सकता है, मतलब जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते। तो मुझे वापस वो, क्योंकि मिज़ोरम सर्व करके आया था मैं इधर, तो यहाँ पे मीडिया जब बोला तो मुझे लगा कि हाँ ये तो फिर जुडिशरी जो है जितने हेबियस कॉर्पस पे वो भी नहीं, वो तो आ रहा था कि इतनी सारे पेंडिंग है। और किसी को तो बोला है कि आप कश्मीर जाना क्यों चाहते हैं, किसी ने बोला कि हमें कश्मीर जाना है अपना, तो उनसे बोला है कि आप जाना क्यों चाहते हैं या कुछ इस तरीके का। फिर मेरे ख्याल से शाह फैज़ल का वहाँ से वो कहीं जा रहे थे तो दिल्ली में उनको अरेस्ट कर लिया और वापस कश्मीर ले गया। तो मैं उनसे IAS ग्रुप में भी पूछा है कि सीनियर्स थे काफ़ी, सब लोग थे, मैंने पूछा कि यार उसने क्या किया ऐसे, मतलब वो तो बाहर जाना चाहते तो जाने देते, और अरेस्ट किया, आपको लग रहा है कि अरेस्ट करना इतना ज़रूरी था तो फिर दिल्ली में रखते। ऐसा कौन सा होता है कि मतलब आप PSA या फिर इस तरीके से वो अरेस्ट करेंगे और फिर वापस वही जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपको डर है कि वो माहौल ख़राब करेगा। मतलब मान लो कि मुझे आपको लगता है कि मैं दिल्ली में माहौल ख़राब करूँगा और मैं मुंबई में हूँ, तो मुझे मुंबई से अरेस्ट करके दिल्ली क्यों लेके आओगे? मतलब तो मैं ऐसे पूछा कि ये क्या है, मतलब ये सब, और एक एक करके ऐसे होता रहा और हम लोग भी हर दिन ये लगा। और सबसे ज़्यादा उस वक्त मुझे लगा कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इतना आउटराइट गलत हो रहा है। और हमारी देश हम मतलब कि अपना प्रदेश है, हमारे नागरिक है, और एक पूरा प्रदेश को हम ऐसे बोलते 370 हटाना नहीं हटाना वाज लाइक वेरी उस गवर्नमेंट डिसीजन, लाइक ठीक है, आई वुडंट हैव लाइक्ड इट। और मुझे अगर करना होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं वो लोगों के साथ लेके करता, ठीक है, दैट इज़ माई लाइक हाउ इट वुड हैव एंड आई स्टिल बिलीव ऐसे ही करना है, ठीक है। पर वो सरकार ने कुछ किया, पर उसको लागू करने के लिए जिस तरीके से आपने सब कुछ एकदम एक पूरा प्रदेश को आप शट डाउन कर दिए, तो मुझे लगा कि तो और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है क्योंकि सबको डर है कि कुछ बोलेंगे। तो बात होती रहती थी अपने दोस्तों से भी, किसी एक बैचमेट से ऐसे बात हुआ तो मैं सबको दे रहा था कि ये क्यों नहीं बोल रहा, कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे, ये नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहे, कोई भी कुछ कह रहे, ये तो कैसे हो सकता है रे, मतलब ऐसे। तो उसने बोला कि तू भी तो कुछ कर नहीं रहा, उसने ऐसे ही बोला। तो मुझे भी लगा कि ये सही कह रहा है, मैं भी तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस फ़ोन में बस ये कर रहा हूँ। फिर वाइफ को भी बुरा, शी वॉज ऑलरेडी फीलिंग बैड कि ऐसे कैसे कर सकता है। तो हम दोनों ने फिर दोनों सोचा कि यार छोड़ते हैं, बोलना ज़रूरी है कि ये गलत है, और बाहर निकल के बोलते। बहुत सारे और प्रशासनिक जो भी है वो चल ही रहा था, पर मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है। फिर एक दिन लगा कि हम बोल छोड़े, तो वो तो प्राइवेट में नौकरी करती है, तो सरकार अगर उसके पीछे आ गए तो हम क्या करेंगे, उसका नौकरी भी चले गए तो क्या करेगा। फिर एक दिन तो मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक दिन वेट किया कि एक दिन और रुकते हैं, अगर दूसरा दिन भी वही लगता है। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, अपने एक दोस्त है जो, उससे बात किया, उसने बोला यार कोई बात नहीं, तुम मतलब कुछ नहीं भी है तो भी UPSC का तो पढ़ा ही सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो कोई लेके नहीं जाएगा, मतलब वो तो रहेगा। तो मुझे लगा हाँ ये बात तो है, मतलब 4 बच्चे तो आ ही जाएंगे पढ़ने। तो फिर जब वो भी आया ताकत कि हाँ मैं कर सकता हूँ अपने बल पे, ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल उससे नहीं आता कि मतलब कि बैकग्राउंड या ऐसे कुछ उससे तो आता नहीं है। जबकि कॉलेज के टाइम पे BIT मशरा में एक ही मतलब बोल सकते हैं, तो पहला 2 साल शाखा आ जाता था, ठीक है, उससे अलावा तो कोई भी। पर वो 2 साल के बाद मुझे ये क्लियर हो गया कि आइडियोलॉजी बिल्कुल वो नहीं होता, तो मैं छोड़ भी दिया उनके बहस करके, मतलब 3-4 घंटे के बहस हुए, फिर छोड़ दिया। मैंने बोला नॉनवेज को लेकर शुरू हुआ, फिर मतलब पूरा मुझे समझ में आया कि एक उनका एक कंसेप्ट जो है RSS का, वो हायरार्किकल है। तो मतलब सब लोग रह सकते हैं इंडिया में, पर कुछ लोग जो है आइडियल है, बाकी लोग जो है आइडियल होने का एस्पायर करो, मतलब ना। तो एक हायरार्की ग्रेडेशन है, नागरिक सब नागरिक बराबर है वो नहीं है, कुछ है यहाँ पे और फिर ऐसा है। तो उस पे तो मुझे लगा कि ये तो मेरा कंसेप्ट क्योंकि हम लोग केरला में क्या रहते थे कि एक तरफ मैं जहाँ रहता था, मेरा घर के मुझे भी याद है, बगल में एक मुस्लिम टीचर थी, इस तरफ कोई क्रिश्चियन वो थे।
मतलब अगर उस महीने का कुछ अगर फीस लेना है तो इधर भाग जाते थे या इधर भाग, मतलब इट नेवर फेल्ट कि हम कुछ अलग है, किसी से डरना है, किसी से ये करना है। तो वो जो डराने के वाली जो बात है, मैं नहीं मानता हूँ कि आज जो राजनीति है वो धर्म का है या नफरत का है। ये राजनीति सिर्फ डर का है, डराने का है। तो जो कंटिन्यूअस जो चल रहा है वो सिर्फ डराने का है, क्योंकि नफरत जो है, आप किसी से डरते हैं तो हम नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उनसे डर रहे हैं, है ना। तो उसकी हार में ही हमारी जीत हो जाता है। फिर जिससे हम डर रहे हैं उसकी हार में ही हमारी जीत है। तो हम डराएंगे किसी को भी चीज़ को लेकर, तो वो फिर रहता है। तो वहाँ से फिर पॉलिटिकल तो कुछ है नहीं, फिर करेंगे क्या, मतलब। तो मुझे लगा अपनी बात तो रख लेते हैं। फिर ऐसे मेरा था कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद मैं बोलूँगा, पर ऐसे आईएएस के किसी ग्रुप में मैंने लिख दिया, किसी ने बोला कि तुम क्या फालतूपन कर रहे हो ये वो, तो मैंने लिख दिया कि सर ऐसे पूरा एक स्टेट शटडाउन है अभी, और हम में से कोई कुछ बोल, मतलब इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखने का हिम्मत नहीं है हमें। आईएएस है, ये है, वो है, सब बड़े बड़े पोजीशन में है, पर हम में से बहुत लोगों को प्राइवेटली लगता है कि गलत है, और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी बात रखें कि ये गलत है। ऐसा तो मैं फिर रिटायरमेंट तक वेट नहीं करूंगा कि 60 साल के बाद मैं बोलूँगा कि मतलब हाँ ये गलत था, ये सही था, उसका मैं वो नहीं समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज ही बोलना है। तो वही चीज़ मीडिया में भी चले गए, मतलब वो वाला। फिर बाहर आया, फिर उसके बाद तो एक अलग जर्नी शुरू हो गया, जिससे कि, पर मुझे वो चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा मतलब क्या है ओवरऑल, ये देश का जो कंसेप्ट है वो ज्योग्राफी है या जनता है, इसमें डिफरेंस है ना। जनता का कंसेप्ट है तो फिर जनता को चोट पहुंचा के तो आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए, आपका एक जीवन था, इंजीनियर से आप आईएएस बने, फिर आईएएस आपने छोड़ दिया, तो इन तीनों जो आपने ज़िंदगियां जी हैं, इसमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया? ये नौकरी मिली, तब आपको फुल गाड़ी मिली, सब कुछ मिला, फिर आपने छोड़ दिया, और अब आप, अभी मैंने देखा आप बैग लेकर आए, उतरे, और ये इस तरह से हुआ तो एक तरह क्योंकि वो था नहीं, पर मेरा ऐसा कोई लत या फिर ऐसे कोई इच्छा नहीं था, पर पावर का आदत बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ जाता है। अच्छा लगता है सलाम करें लोग। अरे मतलब रेसिग्नेशन के बाद तो उसी एरिया में जाते हैं, और मतलब मैं जब गया और वही पुलिस अभी तक सैल्यूट कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, तो लगता है कि ठीक है, मतलब आदत लगता है। और एक इंसिडेंट मैं कई बार सुना चुका हूँ, मतलब पर जैसे रेजिग्नेशन के बाद तो गाड़ी प्राइवेट, हम अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पीएसओ रहता है या कोई पुलिस का वो रहता है, आपको दरवाज़ा खोलते हैं, आप बस बाहर निकलते हैं, फिर वो खुद वो दरवाज़ा बंद करते हैं, आप तो बस निकल के अपना काम के लिए जाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी में आने लग गया, तो वाइफ चला रही, और 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मैं बस दरवाज़ा खोल के मैं निकल रहा हूँ, दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा, बस मैं निकल रहा हूँ, तो वो पीछे से पूछती है कि वही बंद कौन करेगा कि दरवाज़ा कौन बंद करेगा, वो गया ज़माना, आके बंद करो इसको। तो फिर आके बंद, मतलब जानबूझ के नहीं था, पर इतनी सारी चीज़ों की आपको आदत पड़ जाते हैं कि इतना जल्दी, ऐसा थोड़ी ना था कि मैं अपनी 25 साल तक दरवाज़ा खोलना मतलब कोई था, है ना। 7 या 8 साल में ऐसे आदत पड़ गया कि मतलब डीएम रहे 2 जिले में, तो ऐसे लग गया कि अभी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये चीज़ जो है ना वो। पर अच्छी बात ये थी कि मतलब वो उसका इच्छा नहीं था उतना, तो अभी तो बैग लेके अपना घूम रहे हैं, मतलब सब जगह, उसमें कोई पर्पस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे लिए, जो मतलब मकसद के लिए। हाँ, जो मकसद है। बताइए, जब आपने ये इस्तीफा दिया, इस बीच सरकार की तरफ से किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई क्या कर रहे हो चीज़ों के इस तरह से? सरकार के तरफ से बोलना तो गलत होगा, पर सरकार के तरफ से ही था। हाँ, मतलब ऐसे कोई रिटर्न में मतलब वैसे नहीं है। हाँ, बीच में तो वापस आने के लिए एक बार तो आया था, पर मैंने बोला था कि उस वक्त मैं नहीं आऊँगा, और उस पर उन्होंने एफआईआर भी किया था कोविड का उस वक्त। फिर उसके अलावा तो कई बात हुए हैं, मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली, कि क्या कर रहे हो, मतलब आ जाओ, तुम कभी भी ज्वाइन करना है तो बस बोल दो, वापस आ जाओ, ऐसे तो कई बात हुआ है। पर हाँ, और मतलब एफआईआर भी किया है, इंक्वायरी भी शुरू किया है, मतलब सामदान दंड भेद वाला जो कंसेप्ट है ना, कि वापस आना है तो आ जाओ, नहीं तो हम ये कर सकता है, नहीं तो वो कर सकता है। डिसमिस करने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि किसी का अगर
चुप किसी को चुप मतलब किसी की आवाज़ को एकदम चुप कराना हो तो उसको चुप कराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है उसको अगर ख़त्म किया जाए, कि ये अगर प्रूव कर दिया जाए कि इसने तो इसके ऊपर तो कार्रवाई चल रही थी, उसका तो डिसमिसल होने वाला था इसलिए खुद वो भाग गया, तो अगर ये करवा दिया, ये डिसमिस करा पाए तो फिर कौन मेरा सुनेगा। मतलब ये तो ऐसे ही भागा, मतलब व्यक्ति का उसको खत्म कर दिया ना, फिर मैं यही बात मैं दोबारा बोल सकता हूँ कि कोई सुनेगा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। डिसमिस करने का 6 साल से तो चल ही रहा है, इंक्वायरी किया, ये कर रहे वो कर रहे, कुछ मिल नहीं रहा। यूपीएससी भी गया, यूपीएससी ने भी बोला कि कुछ है नहीं। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है, ऐसे आई एम नॉट पार्टी टू इट, वो कि एमएचए ने यूपीएससी को लिखा है कि इसको डिसमिस करो, यूपीएससी ने बोला है कि नहीं मतलब किस बात पे करें तो और वो इसको इस्तीफा का जो है प्रोसेस नहीं कर रहे, तो वो अजीब सा अटका हुआ है। इंक्वायरी तो मेमो में ये सब लिखा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। अरे नहीं किया तो नहीं, मतलब ये भी बात सही है कि मैंने अवार्ड पे विश्वास नहीं रखता था। मैं पब्लिक सर्विस में आए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अवार्ड वो अवार्ड, मतलब थोड़ा सा उस पर एतराज़ था, पर फिर भी किया क्योंकि इतना प्रेशर था आपके ऊपर। तो पहले मैंने मना किया करने से, फिर पर बात है कि किया था और हम शॉर्टलिस्ट भी होते, मतलब फाइनल 2 उसमें ज़िले में से। तो पर ये इस तरीके का, मतलब कोई एमडी था डिस्कॉम का, उस वक्त क्या था, डीएम था, एमडी डिस्कॉम था, जीएसटी कमिश्नर था, एक्साइज कमिश्नर था, वैट कमिश्नर था, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी था, डीआईजी प्रेजेंस थे, म्यूनसिपल अर्बन डायरेक्टर था, मतलब इतनी सारी चार्जेस था, ठीक है, एक साथ। तो मतलब उसमें भी जो डिस्कॉम था वो लॉस पे चल रहा था। 1.5 साल में हमने उसको प्रॉफिट, मतलब कंप्लीट टर्न अराउंड किया उसको। ये अलग बात है कि जैसे मैं निकला 2 साल के बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट आया और 2 साल के बाद एक प्राइवेट फर्म को उसको बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया उसको। मतलब 100 करोड़ करीबन साल का प्रॉफिट देने वाला एक डिस्कॉम मतलब मिलेगा नहीं आपको, जो कि कितना ज़्यादा आपको आगे उसको 500 करोड़ में, मतलब लाइक यहाँ, मतलब अगेन दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे क्रिटिक पे जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द इश्यू, मतलब एट वाट वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे, कितने पैसे पे आप दे रहे हो, मतलब आप, ये तो बहुत बड़ा करप्शन का एक विषय है। पर हाँ, ये सब हुआ उस पर अभी पता नहीं, मुझे लगता है कि 2024 तक, मुझे लगा शायद उनको लग रहा होगा कि मैं कोई चुनाव लड़े, इसलिए अगर अभी तक इस्तीफा ना प्रोसेस कर दे तो, क्योंकि सर्विस में रहते हुए तो नहीं लड़ सकता ना। तो पर अभी तो 24 भी ख़त्म हो गया, 25 भी आ गया, अब क्या करना चाहता है मुझे नहीं पता। अभी मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो डिसमिस करे, वो भी ये करे, वो करे, जो करना है करे। चलिए, अब काफ़ी बड़ी बात होगी, सब ख़त्म के ऊपर आते हैं। सब ने आपसे ये तो पूछ लिया कि भाई आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, वो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, वो लोग नेट पे देख लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कितना लंबा दौर है, उसी दौर में राहुल गांधी उठ रहे थे। हमने 2014 से 2025 में बदलते हुए राहुल गांधी को देखा है। तो आपने किस नज़र से, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, किस नज़र देखते थे, और फिर अभी जो मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात और उस सफ़र के बारे में बताइए ज़रा। हाँ, इसमें तो बहुत अंतर आया है क्योंकि हमें क्या है, जो मीडिया से, मतलब जो खबर हमें मिलता है, हम उसके बेसिस पे एक व्यक्ति को बिल्कुल ये समझने भी मुझे टाइम लगा कि हम किसी व्यक्ति को एनालाइज कर सकता है किसी बात पे। मान लीजिए किसी कोई स्पीच है या फिर उनका कोई चलने का स्टाइल है, मान लीजिए हमें लगेगा कि इससे बेहतर होता है कि वो वैसे चलते, या इससे बेहतर होता है कि वो वैसे बात करते, ठीक है, वो होता है एनालिसिस। कई बार हम एनालिसिस को जजमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कई चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं, पर जज किस बात पे करेगा वो आपकी क्वालिटी के ऊपर होगा कि मुझे क्या चीज़ मायने रहता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो है किसी कॉज को लेकर कमिटेड है कि नहीं, वो व्यक्ति का कन्विक्शन है कि नहीं, वो कन्विक्शन से ऊपर लड़ने, स्ट्रगल करने का, फाइट करने का वो कमिटमेंट है कि नहीं, ये मेरे लिए वो मैटर करता है, ठीक है। पर ये समझने में मुझे भी वक्त लगा। तो मैं इससे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, बात किए हैं, तो तब मैं यही मुझे लग रहा था कि हाँ, लोग जैसे वो करते ऐसे ही होता ना कि मतलब बोले तो सब यही बोलते हैं कि राहुल गांधी को ये करना चाहिए। मैं भी ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था कि उनने जब रिज़ाइन किया तब भी मेरा अपने दोस्त को यही बोला मैंने कि राहुल गांधी क्या कर रहा है ना। तो मतलब ये जो आता है ना, वो सभी लोगों को अपोजिशन में भी है, लगता है कि इनको कुछ करना चाहिए जो हम चाहते हैं। पर 3-4 मीटिंग के साथ ये हुआ, मतलब वैसे तो जो मीटिंग्स में ये क्लियर हुआ कि उनको एक कॉज पे अपना जो है उस पे एक कन्विक्शन है, और वो उस बात पे आगे स्ट्रगल करते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं।
उस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जिस तरीके का पर्सनल अटैक हो रहा हो, जिस तरीके से। तो वो एक, मैं राहुल गांधी में बदलाव आया है या फिर मेरा उनको सोचने हाँ उनके बारे में सोचने का, यार उनको जो पहले मैं अपनी एनालिसिस को अपनी जजमेंट मानता था, अभी एनालिसिस और जजमेंट को मैं अलग रखता हूँ। कि हम रिश्ते में भी ऐसे करते हैं ना कि हमारी, मान लीजिए आपकी वाइफ है या फिर आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, तो कई सारी चीज़ें होंगे, अच्छा तौलिया इधर नहीं करना चाहिए, ऐसा करना, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको जब एनालाइज करता है, बोलते हैं इसको ये कर सकते हैं, पर उससे आप उनको जज नहीं करते। जज कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से करते हैं कि हाँ वो आप हमारे साथ खड़े हैं, वो क्या आपके मतलब जो फैमिली में भी संघर्ष होते हैं, मतलब आपके भी लाइफ का अलग संघर्ष होते हैं, उसमें आपके साथ है कि नहीं, ठीक है, इस बात पे आप उनको जज करते हैं, है ना। तो मैं इसको, ये दो वर्ड के जो डिफरेंस है, इसको नुआंस है, मतलब हिंदी में कैसे समझाए मुझे, मतलब उसको वर्ड कैसे बोले, एनालाइज और जज, उसका शायद आप लिख लीजिएगा, है ना। तो वो मुझे लगता है शायद वो थॉट प्रोसेस का वो आया है। एंड जब ये क्लैरिटी हुआ कि हाँ ये संघर्ष में सेम है, और दूसरी बात कांग्रेस को लेकर भी था कि मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, मतलब इस तरीके का था कि क्या, तो वो भी थोड़ा वक्त लगा। कई मतलब कई सारे जो साथी है कांग्रेस में, जैसे सचिन है, सेंथिल, कन्हैया, इन सबसे बात होते रहते, तो धीरे धीरे करके लगा कि हाँ जो सर्वोदय वाला जो कंसेप्ट है कि सर्व का उदय, जो महात्मा गांधी का जो वो है आइडियली, कई बार हम क्या करते हैं कि बाहर की चीज़ों को देख के कोर आइडियोलॉजी को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मतलब राहुल गांधी एक एग्जांपल के तौर पर, वो मतलब अगर मिठाई रैपर है तो रैपर देख के वो अंदर क्या है, तो कई बार कोई नेता आपको पसंद नहीं है या फिर किसी का व्यवहार आपको पसंद नहीं है, तो हम लगता है कि अच्छा यही कांग्रेस है, ठीक है, पर कांग्रेस क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो भी थोड़ा प्रोसेस रहा है। अब बाद में मुझे लगा कि बल्कि ज्वाइन करने से 3 हफ्ते पहले ही मैंने अपना ट्विटर पे बायो चेंज कर दिया था, कांग्रेसी लिख दिया था। वो इसलिए था क्योंकि मुझे किसी बात पे लेबल होने का डर था कि अभी तक तो इंडिपेंडेंट था, एक मॉरल अथॉरिटी था, है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ अपना उसे, अभी एक पार्टी ज्वाइन, मतलब तो जब समझ में आया कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है सर्वोदय का, या फिर जो गांधी जी का जो टैलिस्मैन है, गांधी जी के टैलिस्मैन भी थोड़ा गहरे तौर पे ये समझा है कि गांधी जी ये नहीं कह रहे कि आप अब सबसे गरीब से गरीब आप याद करिए और उनका भला हो सकता है कि नहीं आपके निर्णय, मतलब वो जो टैलिस्मैन की जो था जी, पर वो ये कह रहे कि उनका ज़िंदगी सुधरने का, मतलब सुधारने का जो निर्णय, जो एजेंसी है, वो उनको वापस आप देते हैं कि नहीं, मतलब वो व्यक्ति का जो एजेंसी है खुद अपने आप को बदलने का, वो ताकत आप उनको देते नहीं, वो आप गांधी जी कहते हैं। तो एक्चुअली इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं जो, मतलब मेरा ये था कि हाँ लोग अपना जो आगे करना चाहते हैं, मुझे लगा ये तो सेम, मतलब मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, और बाद में जितना पढ़ते हैं तो मतलब कुछ नया बोलने के लिए है भी नहीं, सबने सब कुछ बोल रखा है। तो फिर लगा कि हाँ, रादर दैन कि बाहर निकल के अपना कुछ रास्ता, उससे बेहतर है कि जब एक व्यक्ति है और एक पार्टी है जिनकी आइडियोलॉजी से मैं मतलब बिल्कुल वो है, वाकिफ़ हूँ, और एक नेता है जिनके बारे में मुझे लगता है कि उनको वो कन्विक्शन है और एक कमिटमेंट है उसको लेकर, तो साथ मिलके जितना कर सकते हैं, मुझे नहीं पता एक व्यक्ति के तौर पर मैं क्या उस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई नेता नहीं हूँ कि है ना एक समुदाय को लेके आ जाए और पार्टी को एकदम ताकत दे, ऐसा तो हूँ नहीं। कई सारे मतलब ठीक है यंगस्टर्स है जो साथ जुड़े हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये कर सकते हैं कि एक सीट बदल दूंगा या फिर ये कर दूंगा, ऐसा कोई कुछ तो है नहीं। पर हाँ, जो साथ दे सकते हैं वो साथ देना है, और जब तक हो सकता है तब तक देना है, बस यही है। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आपने आरएसएस में 3 साल गुजारे भी हैं शाखा में। राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ एकदम सख्त बोल रहे हैं, लेकिन अभी कल मोहन भागवत जी का बयान है जिसमें कहा गया कि सब मुसलमानों सबको साथ लेके चलना है, तो क्या सच्चाई है, आपने किस तरह से देखा? नहीं, मैं यही कहा ना, वो मैं जब भी हुआ ऐसे कभी, मतलब उनका ये रहता है कि अब वो उनसे ही पूछना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी मुझे ये क्लियर हुआ है कि बोलेंगे ऐसे कि सभी को है ना, पर सब है, पर कुछ लोग जो है ऊपर है ना, ये फर्क है। ये नहीं कह रहे कि ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नहीं कह रहे, सबकी जगह है, पर सब माने किसी और का सुपीरियोरिटी,
किसी एक कुछ लोगों की जो सुपीरियोरिटी है वो माने। अगर आप मान लो जी यार नॉनवेज खाते हैं, कोई बात नहीं, नॉनवेज खाएंगे, इंडिया में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, पर हम तो चाहेंगे कि कल आप वेजिटेरियन की ओर बढ़े, तब आप बेहतर इंसान बनेंगे, ठीक है, बेहतर एक भारत के वो बनेंगे। आप मान लीजिए एक आप मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, मुसलमान तो रहे, पर आप माने कि आपके पूर्वज हिंदू थे और हो सकते है तो कल आप वापस हिंदू बने, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कि इट्स ओके बट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सिटीजनशिप, पहला इनका, बाद में इनका 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 इनका, तो आप इसलिए तो ये प्रॉब्लम है। मतलब मेरा जो समझ है वो, चाहे डिस्कशन वहाँ से नॉनवेज से शुरू हुआ था, पर उसके बाद जो हायरार्की मुझे समझ आया कि ये इसमें फॉर देम टू बी एन आइडियल यू कैन नॉट बी डिफरेंट, उनसे अलग होके आप बराबर नहीं हो सकते, है ना। आप अलग है तो आप ऊपर है या नीचे है, अलग बराबरी में अलग नहीं हो सकते इसमें। मतलब आप तो ये एक बहुत बड़ा भारत के अगर संविधान के कंसेप्ट देखो या फिर नागरिकता के कंसेप्ट देखो, उससे मूल रूप से बिल्कुल अगेंस्ट है, वो बिल्कुल ही उल्टा है। तो फिर साथ देना मतलब लड़ने के अलावा उनके खिलाफ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब चलते चलते बिहार से आप आए हैं तो कुछ इलेक्शन का ही बता दें, क्या देखा, क्या लग रहा है स्थिति आपको? नहीं देखिए, मैं कोई असेसमेंट एनालिसिस वाला बिल्कुल, लेकिन व्यक्ति नहीं जमीन हूँ। पर क्या, ज़मीन पर ये क्लियर है मतलब कि कि जो हमें ये वोट चोरी की जो बात है वो लोगों तक पहुंच पाई कि नहीं? वोट चोरी की तो बात तो ज़रूर पहुँचे है, और बल्कि इस बार जो है मेरा जितना मतलब बात हुआ है कि पलटना है, 20 साल हो गया है तो सरकार पलटना है, ऐसा जो भी है। और हम यही जहाँ मिल रहे थे, मैं कोई बड़ा एक आध बड़ा सभा किया, हाँ चलिए, तो जी। एक आध जगह ही हाँ। एक आध जगह ही मतलब बड़े सभे किया, हाँ। बाकी तो ऐसे 100-200 लोग या मतलब ऐसे ही छोटे मतलब वही कर रहे थे। तो वहाँ सब और वही जगह जा रहे थे जहाँ मतलब थोड़ा हमें लग रहा था कि किसी और की तरफ जा सकता है वोट, तो वहीं पहले, क्योंकि उस वक्त CNRC के वक्त में वो पूरा इलाका घूम चुका हूँ, हाँ। और एक बार वो आंदोलन खड़े करने के लिए सारी जगह, तो एक मेरा अपना एक जान पहचान है उधर, तो उसी नेटवर्क के थ्रू जा रहा था, और हम अपने अपने सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, बातचीतें कर रहे थे। तो सबका है कि हाँ, वो जो है ना कि रोटी पलटना है वाला जो बात है, वो क्लियर है कि रोटी पलटने की ज़रूरत है, नहीं तो जल जाते है ना, एक ही रोटी सेक रहे और एक ही तरफ रखे रहोगे, तो ऐसे ही सरकार जो है पलटने की ज़रूरत है। या फिर पानी बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पड़े रहे, इकट्ठा रहे, तो उसमें मतलब बीमारी और मच्छर और ये सब मतलब एक गंदगी का जड़ बन जाता है वो पूरा, तो वो पानी साफ़ होने की ज़रूरत है, ये तो माहौल है। अब चुनाव का नतीजा क्या है, मतलब मैं ऐसे कोई सर्वे नहीं किया, और हम यही बात करते थे वहाँ जाके भी कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकार बदलती रहनी चाहिए, सरकार बदले उसके बाद भी उस नया सरकार आए उससे भी आप सवाल पूछे, है ना, कंटिन्यूसली उनको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराए, उनको उनके साथ उनको भी आराम, मतलब हम वो न करने दें, सरकार पहले बदले, और उनसे जो आपकी। और एक और चीज़ है कि सपने मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कोई ऐसे बोलता है कि हम अच्छा यहाँ पे हमारा एक बल्ब मतलब बिजली के खंभे आ गए, तो ये तो आए हैं ना, सरकार ने एक बिजली के खंभे दिया। मतलब बातचीत में एक नौजवान था, उससे बात कर रहा था, मैं बोला ये सरकार से आपकी उम्मीद नहीं हो सकती, ये तो पंचायत से हो सकता है आपकी, ठीक है, मतलब एक बिजली का मतलब या फिर एक बल्ब देना, स्ट्रीट लाइट देना, ये पूरा बिहार की सरकार, आपके सपने जो है आपकी नौकरी को लेकर होना चाहिए, मतलब जो शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए। पूरा कहीं कहीं ज़िले थे जहाँ पे आपको स्कैन करना है तो 3 जिला दूर जाना है, मतलब ये तो वो भी एक बात है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो कितना वो उभर के आता है। पर सरकार सब जगह जो एक चीज़ देखा है वो था कि हाँ, महागठबंधन की सरकार तो आनी चाहिए, और ये सरकार तो जाने चाहिए, बहुत टाइम हो गया, अभी नया सरकार को मौका देने की ज़रूरत है। और एक और ये था कि मतलब जो फूल चाप को जगह नहीं देना है बिहार में, तो फूल चाप को जगह नहीं देना है, वो एक मतलब सेंटिमेंट भी था, बट अभी नतीजा क्या आता है। मैं साहब बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरा भी काफ़ी वक्त अरसा रहा है, मैंने कई नेता, कई लोगों को देखा है। कानन गोपीनाथन, नेता बनकर तो बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत ईमानदारी के साथ सब कुछ कहा है, लेकिन जब अंदर नेता आता है तो पब्लिक होकर इंसान अपना ही में लग जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा? मतलब वो तो बोल के उसका जवाब नहीं दे सकता मैं,
वो तो करके ही देना मुझे पड़ेगा। रिकॉर्ड हो रहा है ये हाँ, नहीं मैं आगे। यही कह रहा जी, हूँ जी, मैं, जी, है ना। हाँ, तो उसके जवाब मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं बदल जाऊँगा। हाँ, तो जवाब तो सबका एक ही रहेगा कि नहीं बदलूँगा। हाँ, पर वो बोलने से ज़्यादा मेरा कर्तव्य से, मतलब मेरा काम से, मेरा व्यवहार से मतलब वो रहेगा ना। तो वैसे तो नेता नेता तो हूँ नहीं, हाँ, व्यक्ति व्यक्ति ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बदल सकता हूँ मैं चाहते भी, बल्कि लोग बोलते हैं कि आपको तो पॉलिटिक्स में आया है तो पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो बोला जो पॉलिटिक्स मुझे करना है मैं वही करूँगा। पर अगर कुछ बदला है तो इतना लोग आसपास है जो कि डांट के ठीक कर दे उसी दिन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बात की, हमारे हाँ साथ किया, इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने बताया, कई लोगों को कई चीज़ समझ में आएगी, किस तरह से ज़िंदगी बदली, किस तरह से लोग बदले। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा, कम से कम सवाल तो पूछें, लोग सवाल पूछना शुरू करें, यही आप कह रहे हैं ना। देखिए सवाल पूछना शुरू कीजिए, द स्वतंत्र इसी तरह के सवाल आपके लिए पेश करता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।